नमस्कार। इरा वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस मेंस के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। वैसे तो हमेशा लोगों ने यूपीएससी और दूसरे सिविल सर्विसेज के बारे में बताया है, यूपी पीसीएस मेंस के बारे में भी बताया होगा। ऐसा देखा जाता है कि जब लोग उत्तर लिखने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और उत्तर हम दें क्या। इसलिए चीज़ें थोड़ी कठिन हो जाती हैं। हम प्रयास करेंगे गिरावट के माध्यम से ये जानने का कि यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन कितने प्रकार से आते हैं और उनके उत्तर कैसे लिखने चाहिए। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से। हम उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाते हैं, पर हम बहुत समय देखते हैं कि प्रश्न पूछा कुछ और गया, लोग उत्तर कुछ और लिखते हैं। जब से 2018 से मेंस हुआ है, तब से अब तक के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ मेरे एक्सपीरियंस काम आएँगे, हमारी टीम के एक्सपीरियंस काम आएँगे, जिससे आपको उत्तर लेखन मतलब मदद मिलेगी। पहला इसका टाइटल ये है कि प्रभावी उत्तर लेखन के लिए क्या करना है और जिससे सफलता का मार्ग आपका सुनिश्चित हो। तो शुरुआत करते हैं परिचय से। पहले भाई, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है जिससे आप सफल हो जाएँ। मतलब एक छात्र जो है सफल होने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण रूप प्रभावित कर सकती है। तो अगर आपका उत्तर लेखन अच्छा है तो आप सफल हो सकते हैं। पर वो लेखन कैसे होना चाहिए, ठीक है? कितना सुंदर होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसकी सामग्री कैसी होनी चाहिए, संरचना कैसी उसकी, भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए। ये सारे बिंदु पता है एक उत्तर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होता क्या है कि अगर हम पूछ ले कारण, लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बता देते हैं। पूछा है रीज़न, बताने लगते हैं रिजल्ट। अगर पूछा गया है कि मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन की जगह कुछ और लिखने लगते हैं, उसका विवरण लिखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उत्तर में कमी आती है। अभी मार्कशीट लोगों की जारी हुई हैं और बहुत से लोगों को देखा गया है कि किसी पेपर में अच्छे नंबर हैं तो किसी पेपर में ख़राब है। कुछ-कुछ पेपर में तो लोग 50, 55 इस तरह नंबर पाते हैं। ये आधार क्या होता है? हमको पता ही नहीं होता है कि प्रश्न आता कैसे है, उसे लिखना कैसे है। हमारे जीएस में 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4, अब तो 5 और 6 भी हो गए हैं। ये आधार है, हमें इन्हें समझना है कि इनके उत्तर को कैसे लिखें। हर पेपर का अपना क्राइटेरिया होता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताऊँ, तो जैसे जीएस 1 हो, यहाँ सोसाइटी भी पूछी जाती है और यहाँ भी सोसाइटी होता है और यहाँ इकोनॉमिक्स में भी कुछ सोसाइटियल पार्ट काम करता है। प्रश्न अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे बेरोज़गारी पेपर 3 में भी है। यहाँ स्वास्थ्य में भी बेरोज़गारी या रोज़गार के कुछ कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। लेकिन प्रश्न क्या होता है? प्रश्न पूछा गया दूसरे का और आपने उत्तर लिख दिया तीसरे का, इसलिए नंबर कट जाता है। आइए समझते हैं पहले सब होता क्या है? पहले प्रश्न को समझते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका सार समझिए। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? उसके कीवर्ड को पहचानें और प्रश्न की मांग को निर्धारित कर लें, तब जाके आपका उत्तर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है? सुसंगत और प्रासंगिक प्रतिक्रिया तैयार करके प्रश्न का विश्लेषण और व्याख्या करें। ठीक है? अब जैसे प्रश्न पूछा गया कि मान के चलिए उत्तर प्रदेश में भौगोलिक कारण पर प्रकाश डालते हुए इसकी भारत में क्या इम्पोर्टेंस है, इस तरह प्रश्न पूछा गया। तो आप क्या करते हैं, इस पार्ट को उपयोगिता मतलब इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं और पहले पार्ट में उत्तर पूरा भर देते हैं। इसलिए आज इस पीडीएफ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बताने का प्रयास करूँगा कि उत्तर लिखना कैसे है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब पहला हम लोगों ने जान लिया कैसे प्रश्न को कैसे समझेंगे और समझने में क्या-क्या ध्यान रखेंगे। पहली बात तो प्रश्न पूरा पढ़िए। 8 नंबर का प्रश्न है कि 12 नंबर का प्रश्न है, आपको ये देखना होगा। कीवर्ड पहचानिए, उसके मांग को निर्धारित करिए। प्रासंगिक प्रतिक्रिया तैयार करके प्रश्नों का विश्लेषण करें, तब व्याख्या करें। अब आइए, उत्तर का आयोजन कैसे लिखेंगे? उत्तर के लिए एक स्पष्ट और तार्किक संरचना होनी चाहिए, ठीक है? उत्तर के लिए आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। पहले हम ये बनाएँगे, इस तरह ये बनाएँगे, फिर इस तरह एक तार्किक रूप से होना चाहिए। जैसे मान के चलिए किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट लिखना है तो जैसे मान गांधी जी का, तो गांधी जी का आप 1942 में लिख दिया, ठीक है? फिर 1920 की बातें लिख रहे हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तार्किक होना चाहिए, उस पे चीज़ें हों। एक आकर्षक परिचय के साथ प्रारंभ करें और प्रश्न का केंद्रीय विषय प्रकाश में डालें। सबसे पहली बात, गांधी प्रश्न पूछा गया, गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है? तो प्रासंगिकता वर्तमान में, तो मेन उत्तर को गांधी जी की प्रासंगिकता वर्तमान में कुछ उदाहरण के साथ शुरू करिए। इससे क्या होगा, आपका जो इंट्रो होगा बहुत अच्छा होगा। व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत तर्क और सहायक साक्ष्य होते हैं। ध्यान रखें, जैसे मान के चलिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपने गांधी जी की प्रासंगिकता पे प्रश्न उठाया, तो आप कहेंगे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, अहिंसा के वही उत्तर लिखिए। आज भी अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ हमारे लीडर हैं जो अहिंसा की तरफ करके गांधी के रखते, तो ये उनकी बात को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ठीक। पठनीयता और संरचना को बढ़ाने के लिए उपशीर्षक और बुलेट बिंदुओं का ध्यान रखें। अभी हम जब बॉडी पार्ट में जाते हैं ना, तो आप क्या करिएगा, उसके सब पॉइंट बनाइए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे गरीबी है, ठीक है। अब गरीबी पे इसके सब टॉपिक बनाइए, जैसे सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, ठीक है। सापेक्ष गरीबी के कुछ उदाहरण वहाँ पे बनाइए, उसके बुलेट पॉइंट एंटर करिए। तो ये क्या है, ये उपशीर्षक हैं जो आपके उत्तर को और बढ़ा देंगे, ठीक है। मुख्य बिंदुओं को सारांशित करते हुए जो छोटे में संक्षिप्त राय देकर उत्तर का समापन करें। अगर आप ये उत्तर ऐसे लिखते हैं तो विश्वास मानिए आप उत्तर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब आते हैं सामग्री और गहराई क्या होनी चाहिए। विषय पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए व्यापक शोध महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिलेबस उठाइए, सिलेबस के बारे में एक छोटा शॉर्ट नोट्स पर करिए, यूट्यूब के वीडियो देखिए, कहीं से भी आप अपना एक शॉर्ट नोट तैयार करिए। उत्तर में गहराई प्रदान करने के लिए विषय वस्तु की व्यापक समझ विकसित करें। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बात किया ना गरीबी, अगर आप गरीबी देखेंगे तो ये पेपर थर्ड थर्ड का टॉपिक भी है और सेकंड का टॉपिक, पर दोनों के अप्रोच क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों के अप्रोच यहाँ अलग अलग हैं। यह पॉलिटी और गवर्नेंस का पेपर है, ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी और गवर्नेंस का पेपर है। आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो पॉलिटिकल होनी चाहिए। संवैधानिक शब्दों से गरीबी को परिभाषित करिए या गरीबी के बारे में लिखिए, और इकोनॉमिक्स के टर्म में अर्थशास्त्र के शब्दों का उपयोग करिए। इसके लिए आपको रिसर्च करने का, अपने तर्कों को साबित करने के लिए उदाहरण, केस स्टडी और प्रासंगिक डेटा का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो भी आप करेंगे, जैसे यहाँ पे है तो पॉलिटिकल एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पे इकोनॉमिकल एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट हो गई, गरीबी पे कोई रिपोर्ट है वो यहाँ प्रस्तुत कर दीजिए जो इकोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। पॉलिटिक्स संबंधित है, पॉलिटिक्स संबंधित कोई रिपोर्ट है वो यहाँ प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कई दृष्टिकोण पर विचार प्रस्तुत कर संतुलित दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहिए। अपनी जागरूकता और विश्लेषण क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए करंट अफेयर और वास्तविक दुनिया के उदाहरण का प्रयोग करें। ध्यान रखें, उत्तर अगर अच्छा बनाना है तो करंट अफेयर को तो नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर को और जो रियल मतलब जो आप सामने देखते हो उसका भी। अच्छा, करंट अफेयर के हम मैं एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें ये बताऊँगा कि करंट अफेयर को कहाँ-कहाँ से करना चाहिए, करंट अफेयर को कैसे मतलब कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, आपकी भाषा और अभिव्यक्ति की बात करते हैं। स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सुसंगत तरीके से लिखें। परीक्षक द्वारा समझ सुनिश्चित करने के लिए सरल भाषा का लिखें। कठिन भाषा में, कठिन शब्दों में ना लिखें, सरल भाषा का प्रयोग करें। जो आप कहना चाहते हैं, वो एग्ज़ामिनर क्या हो समझ जाए। जैसे जो आप ये बताना चाहते हैं और एग्ज़ामिनर उस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ही उत्तर। आप खुद ही सोचिए, जीएस के 4 पेपर होते हैं, किन्हीं 2 पेपर में आपके नंबर अच्छे हैं, लेकिन पहले पेपर और चौथे पेपर में नंबर अच्छे नहीं हैं, तो क्या हुआ? क्या कमी रह गई? यही कि आप जो लिखना चाहते, बताना चाहते, वो एग्ज़ामिनर समझ नहीं पाया है। चारों पेपर के टीचर अलग-अलग होते हैं, उनके मूड अलग-अलग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अत्यधिक शब्द जाल और तकनीकी शब्द से बजाय इसके बजाय जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट तरीके से समझाएँ। देखिए, शब्द जाल अगर बुनेंगे तो टीचर इतना बेवकूफ़ नहीं है, टीचर बहुत जानकार होता है, ठीक है? आप कोई जटिल अवधारणा है, उसको सरल लाइन में कह दीजिए। ठीक है? जैसे जटिल अवधारणा में जीएसटी है, तो जीएसटी है तो जीएसटी के बारे में बहुत सारे मतलब बातें हैं, और उसी में एक कास्केडिंग इफ़ेक्ट आ गया, अप्रत्यक्ष कास्केडिंग। तो इस तरह के जो टफ वर्ड होते हैं, उनको सरल शब्दों में कह दीजिए, तो क्या होगा, उत्तर और अच्छा हो जाएगा। एक औपचारिक स्वर बनाए रखें, व्याकरणिक नियम और वाक्य विन्यास मतलब ग्रामर का भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आप नहीं पाए उसको मतलब लिखते चले गए। आप कॉमा, उसपे पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अपने उत्तर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए संक्रमणकालीन वाक्यांशों और कनेक्टर्स
का उपयोग करें। मतलब अगर आपको उत्तर को बढ़ाना है तो आप गांधी जी के जैसे कुछ शब्द हो गए, महात्मा गांधी के शब्द हो गए, या कोई इडियम फ्रेज हो गया, जैसे इडियम इडियम फ्रेज हो गया, उनको लिख के बताइए। उत्तर में पता है इसकी अभिव्यक्ति के द्वारा आप अपने उत्तर को और अच्छा बना सकते हैं। आते हैं प्रस्तुति और दृश्य पे, मतलब कहने का मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से खाली स्थान बनाइए, पैराग्राफ को ब्रेक के साथ और उत्तर को अच्छी तरह संक्षिप्त करिए। जैसे मान के चलिए इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाइए, फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाइए। अच्छा, मैं एक फ्लो चार्ट बनाने का एक अच्छा बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति आप देखे होंगे, 99% ऑफ लोग फ्लो चार्ट कब बनाते हैं? उत्तर लिखा और यहाँ फ्लो चार्ट आया तो ऐसे फ्लो चार्ट बना के निकल लिए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मेरी टीम क्या कहती है, फ्लो चार्ट आप बीच में ना बनाएं, जब आंसर समाप्त हो जाए। जैसे मान के चलिए आप ये बिंदु लिखे, ये बिंदु लिखे, ये बिंदु लिखे, अब क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब आप फ्लो चार्ट बनाइए, तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपके कुछ शब्द छूट गए होंगे। तो कुछ शब्द छूट जाते तब आप फ्लो चार्ट का यूज करिए, यहाँ अच्छे अच्छे शब्दों को यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ पॉइंट दीजिए, इस तरह, ठीक है। और फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे प्लस की तकनीक, एक सीढ़ी की तकनीक होती है, ठीक है। ये एक एक होती है इस तरह, देखिएगा ध्यान से, इनके बीच में एक ये होती है, ठीक है। एक ये, एक ये। तो कई टेक्निक हो, हर उत्तर में हर टेक्निक का प्रयोग करते रहे, और आप चाहें तो अपनी भी टेक्निक को कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, आगे चलते हैं। प्रमुख बिंदुओं पर जोर देने के लिए शीर्षक, उपशीर्षक और हाइलाइटिंग तकनीक का उपयोग करें। आरेख, चार्ट और इंफोग्राफिक के जटिल विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। मैं जो ये टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये वही चीज़ है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सुपाठ्य मतलब अच्छी तरह पढ़ा जाना चाहिए, सुसंगत लिखा होना चाहिए, और एक स्वच्छ पेशेवर डिजिटल प्रस्तुतिकरण का विकल्प आप देना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में क्या है, इन रणनीतियों को अगर आप लागू करते हैं तो अपने उत्तर प्रदेश के लिए वो यूपीपीसीएस में जो उत्तर लेखन आप करेंगे बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली बदल सकते हैं, ठीक है। निरंतर अभ्यास करने से आप इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये तो था कि कैसे उत्तर लिखें, ठीक है। पर आपको पता है यूपीपीसीएस कई प्रकार के प्रश्न पढ़ता है। मैंने जो पहले ही बताया था कि प्रश्न पूछा जाता है किस कैटेगरी का, आप उत्तर लिखते हो किस कैटेगरी का। ये अगर चीज़ें आप गैप कर दो तो आपके उत्तर प्रभावी होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको समझाना चाहता हूँ, उत्तर तो आप सब लिखते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि उत्तर नहीं लिखते, और उत्तर आपके अच्छे भी होते हैं। आइए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मतलब कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, चलिए चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न, जिसे हम डायरेक्ट प्रश्न कहते हैं, जो 8 नंबर में आप देख सकते हैं, 12 नंबर में भी देखें। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? उदाहरण यूज कर लीजिए, ये ध्यान रखिए। अभी इसके आगे बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न होता है, ये प्रश्न कैसे क्या होता है, इसमें अवधारणा को महत्वपूर्ण विश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें। देखिए, मैं सभी कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ और आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपके उत्तर में प्रभावशीलता आएगी। उत्तर, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से अगर उत्तर आप लिखते हैं तो विश्वास मानिए बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी स्थिति क्या होती है, वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे परमाणु रिएक्टर के कार्य सिद्धांतों की व्याख्या करें, ठीक है। ध्यान रखना है ना ये चीज। पहला डायरेक्ट क्या है, चर्चा करें, ठीक है। तीसरा व्याख्या करें। आगे चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स की मतलब पूरे डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। राय आधारित प्रश्न, आजकल इन प्रश्नों की डिमांड बड़ी ज़्यादा हो गई है। यही प्रश्न आपके पता है 12 नंबर में होते हैं और आपके उत्तर को बढ़ा भी देते हैं और उत्तर कम कर देते हैं। मैंने इसी में ऊपर ही बताया था कि इसी में ही आपको सब चीज़ें को करना होता है। जैसे देखते हैं, प्रश्न के उम्मीदवार को किसी दिए गए मुद्दे को व्यक्तिगत राय या दृष्टिकोण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, और सुविचारित तर्क प्रस्तुत करना और विश्लेषण करना इस प्रश्न में होता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का समाज में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? अपने उत्तर की पुष्टि करो। देखिए, ध्यान रखिए, आपको लगता है सोशल मीडिया के समय सकारात्मक ना हो, अपने उत्तर की पुष्टि, तो आप उत्तर की शुरुआत क्या करेंगे, हाँ मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वर्तमान में हुई कुछ घटनाओं को चर्चित करते हुए। वर्तमान में देखी गई कुछ सकारात्मक घटनाएं, कुछ नकारात्मक घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं। अगर हम बात करें सकारात्मक, तो सकारात्मक बिंदु लिख के सारे पॉइंट लिख दीजिए, फिर उसमें 1-2 उदाहरण जोड़ दीजिए। आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रश्नों के टाइप समझिए, ठीक है? 1, 2, 3, 4 तक, मतलब ये जो 4 प्रश्न हैं आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में देखने को मिलते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न पे आते हैं, केस आधारित प्रश्न पे।
यह प्रश्न वास्तविक जीवन परिदृश्य या केस स्टडी पर आधारित होता है। उम्मीदवारों को स्थिति को विश्लेषण करने के लिए समस्या की पहचान, उपयुक्त समाधान करने के लिए कहता है। ध्यान रखिएगा, समस्या की पहचान, उपयुक्त समाधान। ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आप डीवाईएसपी बनने जा रहे हैं। यही वो प्रश्न होते हैं जो आपको एसडीएम और डीवाईएसपी की तरफ खींचते हैं, और यही वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप लिखते हैं तो ये रिसर्च के लिए भी जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो समस्या समाधान दिया है, वो अच्छा लग गया, वो फाइल में चली गई और भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के पास चली गई। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आप एक सूखा प्रभावित जिले अधिकारी हैं, पानी की कमी के मुद्दे को निपटाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें। अब ये सब समझ रहे होंगे, इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस होना है। नैतिक दुविधा का प्रश्न, आपको पता ही एथिक्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। नैतिक जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता पे यही प्रश्न, यही यही चीज़ें आदमी का दिमाग बनाता है। जैसे आप एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे और क्यों? जीएस 4 का क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी नैतिकता ही आपके उत्तर को प्रभावी बनाती है। इन प्रश्नों का अभ्यास आपको जरूरी है, ठीक है। 7वें टाइप पे आते हैं, लास्ट पे, करंट अफेयर पे आधारित। ये यूपीपीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। मतलब आपको पूरे पेपर में 30 से 40% ये जरूर देखने को मिलेगा। अक्सर समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समाचार, सरकारी नीति और पे प्रश्न शामिल होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 7 प्रकार से फिर वीडियो को देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने प्रकार के पूछा जाता है। प्रत्यक्ष प्रश्न पर, प्रत्यक्ष प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, के कार्य क्या हैं, ठीक है। विश्लेषणात्मक, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण पर प्रभाव की चर्चा करिए, ठीक है। तीसरा वर्णनात्मक होता है। वर्णनात्मक में क्या होता है? आगे एक मिनट, हाँ ठीक, वर्णनात्मक में क्या होता है? आपसे पूछा जाता है कि वर्णन करने के लिए किसी चीज़ के बारे में होगा, उसके सिद्धांत के बारे में बताइए या उसके कुछ ही के बारे में वर्णन होता है। राय आधारित, केस स्टडी, ठीक है, और करेंट अफेयर। ये 7 टाइप होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं केवल 7 ही टाइप के होते हैं, और भी टाइप हो सकते हैं, पर मेरी रिसर्च अभी तक यहीं तक पहुंची है। अगर और कुछ मिलता है तो मैं आगे इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। करेंट अफेयर सब तो चीज़ें हैं भैया, आपको प्रभावी ढंग से उत्तर कैसे लिखना है, सब चीज़ें तैयार करना है। अब आते हैं कि मॉडल उत्तर संरचना कैसे तैयार करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे उत्तर लिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, विशेष क्षमता और निर्णय के कौशल आकलन के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको आते हैं उत्तर। प्रश्न अगर आपसे पूछा गया हो, हम आपसे वही पहले से थे, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? स्पष्ट और सीधी प्रतिक्रिया की मांग करता है, ठीक है। जब आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे स्पष्ट और सीधी प्रतिक्रिया, मतलब रिजर्व बैंक का डायरेक्ट क्या है, आप अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे। इसकी फंक्शनलिटी क्या है? नोटों का निर्गमन करता है, सभी बैंकों का बैंक होता है, ये सारे कार्य जो इनके हैं वो सीधा लिखे, उत्तर आपको 8 आउट ऑफ 5 भी मिल सकता है अगर आपने पॉइंट को सही व्यवस्थित कर दिया। एक छोटा सा इंट्रो दीजिए कि रिजर्व बैंक की स्टार्टिंग ये हुआ था, आज वर्तमान दौर में, मतलब करंट से जरूर जोड़िए। वर्तमान दौर में रिजर्व बैंक की बहुत चीजें जुड़ गई है, इसकी प्रसिद्धि आज भी बनी हुई है, बस इसके सीट डायरेक्ट दे के एक छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए, ठीक है। विश्लेषण वाले प्रश्न में आते हैं। यूपीपीसीएस अक्सर विश्लेषण प्रश्न प्रस्तुत करता है। इसके लिए उम्मीदवारों को दी गई स्थिति या अवधारणा को गंभीर विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये प्रश्न उम्मीदवार के गंभीर रूप से सोचने की क्षमता का आकलन करते हैं और विषय वस्तु की समझ प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो आपको अधिकारी बनाने के लिए ही पूछा जाता है, ऐसे अरे अगर कोई प्रश्न नहीं बना देता। जैसे उदाहरण देखते हैं, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण प्रभाव विचार। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है? वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम के व्यापक विश्लेषण की मांग किया जा रहा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा। तो अब वैश्वीकरण किससे जुड़ा है? आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा है, और जो आर्थिक परिणाम होगा उसका व्यापक विश्लेषण करिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक विश्लेषण करना शुरू कर दें, नहीं। जो प्रश्न पूछा गया है विश्लेषण करने, जिस पर विश्लेषण करने के कहा गया है, अब यहाँ वैश्वीकरण के प्रभाव पर, ये वैश्वीकरण में आर्थिक परिणाम तो छुपा नहीं था, पर वैश्वीकरण की परिभाषा पता होगी तो आप इस उत्तर को बहुत ही बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जहां उम्मीदवार से विशिष्ट विषय पर अवधारणा और विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए गहन सूचना समझ और सूचना को संचित करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे परमाणु रिएक्टर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करिए, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कामकाज के व्यापक
और विस्तृत विवरण, जैसे परमाणु कार्य के तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जैसे न्यूट्रॉन के क्षण होते हैं, इसमें ये यहाँ से निकलता है, ये इतनी गैस निकलती है, यहाँ से ये होता है, ये जितनी भी इसकी कार्य पद्धति होती है वो पद्धति आपको पढ़ना, डायरेक्ट लिखेंगे और उत्तर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। अब यदि ये प्रश्न आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे सीधी-सीधी बात किया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि पॉलिटी के कि राष्ट्रपति के कार्य बताइए या उन अनुच्छेदों को बताइए जिससे राष्ट्रपति की उम्मीदवारी तय होती है। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रश्न है, इनकी कार्यप्रणाली आपको बतानी है, ठीक है? आगे चलते हैं, राय आधारित प्रश्न में क्या होता है? यूपीपीसीएस राय आधारित प्रश्न में उम्मीदवार के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बनाने और व्यक्त करने की क्षमता का आकलन करता है। इन सवालों के लिए उम्मीदवार आपको दृष्टिकोण समर्थन करने के सुविचारित तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर समाज का सकारात्मक और नकारात्मक अपने उत्तर को सही ठहराएं? जैसा प्रश्न प्रासंगिक तर्कों द्वारा समर्थित एक संतुलित राय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ये प्रश्न क्या कर रहा है? ये आपसे कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत करें जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था और अपने संतुलित उत्तर देने, मतलब आप जो पॉइंट्स सकारात्मक में लिखें उतना ही पॉइंट नकारात्मक में, जिससे संतुलन बनाए रखें। ऐसा नहीं कि सकारात्मक ज़्यादा लिख दिया और नकारात्मक कम लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष में आप एक सोल्यूशन दे सकते हैं। आगे आते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी पे वही चीज़ है कि आपसे एक केस दे दिया जाएगा कि आप एक सूखे प्रभावित क्षेत्र में हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, और आपको पानी के मुद्दे को, समस्या को हल करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? जैसे प्रश्न को हल करने के लिए एक रणनीति और सुविचारित दृष्टिकोण बनाएंगे। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहता है? आप एक वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं और आप किस तरह कार्रवाई करेंगे और क्यों? ऐसे प्रश्न की स्थिति का विश्लेषण करने और एक उचित नैतिक रूप प्रदान करने की चुनौती देता है। मतलब इसको यह आपको क्या करता है? डायलेमा में फंसा देता है कि आप क्या करें? इधर भी कुआँ, इधर भी खाई। अब आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन रखना है। ये बहुत ही कठिन प्रश्न होते हैं। जीएस 4 में आप इनको देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएँगे। यही उत्तर आपको जीएस 4 में कभी-कभी 120, 130 नंबर दिला देते हैं और कभी-कभी आपको 50 नंबर दिलाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी नैतिक क्षमता कितनी डिपेंड होती है। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में ये है कि आप एक विस्तृत जैसे कि उम्मीदवारों का ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल, नैतिक जागरूकता का आकलन करते हुए एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। इन प्रश्नों के लिए प्रश्नों का अभ्यास और गंभीर सोच से आप निष्कर्ष को दे सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछम प्रश्नों के प्रकारों पर आप परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष अनुभागों में क्या शामिल करें, इसका विश्लेषण करें। देखिए, अब हम देखिए इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में क्या-क्या शामिल करेंगे, इस पे आप देखेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये हो गया कि हम इसमें क्या-क्या देखते हैं। मेन हमने जो हमारे प्रश्न टाइप है, प्रत्यक्ष प्रश्न। यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने प्रश्न पूछा था उसकी व्यापक, पहले स्पष्ट करें प्रत्यक्ष प्रश्न क्या है। उन्हें उम्मीदवारों को सीधे प्रश्न प्रदान करने की आवश्यकता कैसे होती है। सीधे प्रश्न का एक उदाहरण दें और संक्षेप में बताएं उम्मीदवार को कैसे प्रश्न हल करने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, आपको क्या करना है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रश्न को समझना है और उसका उत्तर सीधे लिखने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया और आप आलोचना लिख पाए। विश्लेषण प्रश्नों में आपको विश्लेषण प्रश्न और आलोचनात्मक सोच को तैयार करना है, तब जाके आप उसको जवाब लिखिए, ठीक है। वर्णन में हमने ऊपर ही बताया था कि वर्णन वाले प्रश्न में क्या करें? वर्णन प्रश्नों को विस्तृत प्रस्तुतिकरण या विवरण प्राप्त उनके उद्देश्यों पर चर्चा करें, ठीक है। एक वर्णन प्रश्न का उदाहरण दे और विस्तृत उदाहरण की संरचना और मार्गदर्शन, मतलब कोई भी वर्णन प्रश्न है तो उसका उदाहरण जरूर दे, ठीक है। राय आधारित प्रश्न पे क्या हो? राय आधारित प्रश्न पे आपको क्या करना है? अपना अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोर करना है, आपको अपनी नॉलेज पे एक्सप्लोर करना है। उम्मीदवार मतलब आप अपनी राय बनाएं और उसे व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करें और उसका उद्देश्य क्या होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखें। केस स्टडी पे हमने आपको एक केस दे दिया और उस पर अपने प्रश्न के लिखने के लिए कहा, लेकिन उसका समाधान भी यहाँ जरूरी है, ठीक है। संविधान करने के लिए उम्मीदवार को किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, इसी एक उदाहरण से स्पष्ट करें, ठीक है। आप क्या कर, आप केस स्टडी प्रश्न मिले तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है।
नैतिक दुविधा वाले प्रश्न में आइए। नैतिक दुविधा वाले में क्या होता है? नैतिक दुविधा वाले प्रश्न में उम्मीदवार को नैतिक जागरूकता, मतलब आप कितने नैतिक हैं, ये आपको दिखाना होगा। निर्णय लेने के कौशल, आकलन करने का उद्देश्य का वर्णन करें, ठीक है। एक नैतिक दुविधा प्रश्न का उदाहरण प्रदान करें, मतलब कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो उसे नैतिकता के रूप में दिखाएं और उम्मीदवार की स्थिति का मूल्यांकन। इससे क्या होगा? उम्मीदवारों की स्थिति का मूल्यांकन हो सकता है और एक उचित नैतिक रुख प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। निष्कर्ष में फिर वही चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को आप सारांश करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पैराग्राफ के बीच तार्किक प्रवाह बनाए रखें, याद रखें और सुनिश्चित करें, ठीक है। और अपने स्पष्टीकरण, स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर लिखें। इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस में उदाहरण के लिए पूछे गए प्रश्नों को समझ विकसित करने के प्रासंगिक उदाहरणों के साथ अपनी बात का समर्थन करें। मतलब अगर आप कोई भी उदाहरण दें तो उसका समर्थन जरूर करें, जिससे क्या हो, उत्तर आपका और प्रभावी हो जाए। थैंक यू। ये पूरा वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था? यूपीपीसीएस, सॉरी, यूपीपीसीएस मेंस में आपको आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कैसे करनी है, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इन बातों के जिक्र होना बहुत आवश्यक है। प्रश्न कितने टाइप के आते हैं? डायरेक्ट, डिटेल में, चर्चा करें, एक्स इवेल्युएशन, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप किसी के उत्तर को दूसरे उत्तर में कॉपी नहीं कर सकते। जिस प्रश्न को जिस कैटेगरी में रखा गया उसके उत्तर वहीं लिखिए, ध्यान रखें। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक, हमने आपको बता दिया। उत्तर लेखन के लिए हम और भी वीडियो लेके आएंगे कि कैसे एक उत्तर को प्रभावी करें। हम एक एक प्रश्न को लेके वर्णन करें, मान लीजिए चर्चा करें, उत्तरों को कैसे और किस प्रकार लिखा जाए, इसके बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। ये इंग्लिश मीडियम में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ऐप पे। आप वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर लें। कैसे उत्तर लिखना है, ये एक संक्षिप्त बातें आपको दिखाई देगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।